यह किताब जिसका नाम मैन एंड हिज सिंबल्स है, कार्ल यूंग के एक सपने की वजह से बनी। यूंग दिमाग के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सपने में देखा कि उनकी बातें सिर्फ बड़े बड़े डॉक्टरों के लिए नहीं बल्कि हर आम आदमी के लिए हैं। इसी सपने के बाद उन्होंने यह शानदार किताब लिखने का फैसला किया। इस किताब में यूंग ने हमारे मन के उस गहरे हिस्से, उस अनकॉन्शियस की सैर कराई है जिसके बारे में हमें आमतौर पर पता नहीं चलता। उनका मानना था कि हमारा मन हमसे बात करने के लिए सपनों का इस्तेमाल करता है। ये सपने खास तरह के निशानों यानी सिंबल्स के जरिए हमें कुछ समझाना चाहते हैं। यूंग को पक्का यकीन था कि सपने हमें काम की सलाह देते हैं। ये सलाह हमारे छिपे हुए मन से निकलकर हमारे जागते हुए दिमाग तक आती है। उनका सोचना था कि अगर इंसान खुद को अच्छी तरह समझ ले तो उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल और कामयाब हो सकती है। इस किताब को पढ़ने से आपको अपने खुद के बारे में बहुत सी नई बातें पता चलेगी। इसमें पुराने जमाने के निशानों यानी सिंबल्स की कहानियां भी दिखाई गई हैं। यूंग और उनके साथियों ने अपनी मौत से कुछ समय पहले ही इस किताब को पूरा किया था। इसे खास तौर पर आप जैसे जनरल रीडर यानी आम पाठकों के लिए ही लिखा गया है ताकि हर कोई इसे मजे से पढ़ और समझ सके। तो आइए कार्ल यूंग की इस किताब मैन एंड हिज सिंबल्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं सिलेबस विथ रोहित। पार्ट 1, अप्रोचिंग द अनकॉन्शियस। पुरानी इमारतों और चर्चों पर आपने अक्सर शेर, बैल या बाज की मूर्तियां देखी होंगी। ये सिर्फ जानवर नहीं हैं बल्कि ये कुछ गहरा मतलब समझाते हैं। हम अपनी बात कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारी जिंदगी में दो तरह की चीजें होती हैं। पहला निशान यानी साइन, जैसे दुकानों के नाम, दवाओं के नाम या यूएन और यूनेस्को जैसे छोटे नाम। इनका अपना कोई बड़ा मतलब नहीं होता, ये बस किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। दूसरा है सिंबल यानी प्रतीक। ये वो शब्द या फोटो होते हैं जो रोजाना की चीजों जैसे दिखते हैं पर उनका मतलब बहुत गहरा और छिपा हुआ होता है, जैसे पहिया या क्रॉस का निशान। इन्हें देखकर मन में भगवान या जिंदगी के बड़े विचार आते हैं जिन्हें हम पूरी तरह शब्दों में नहीं समझा सकते। इंसान अपनी आंखों से देख सकता है और कानों से सुन सकता है, पर हमारी एक लिमिट है, एक हद है। हम दूरबीन लगाकर दूर की चीजें देख सकते हैं पर फिर भी एक ऐसी जगह आती है जहां से आगे हमें कुछ समझ नहीं आता। यहीं से हमारे अनजान मन या अनकॉन्शियस माइंड की शुरुआत होती है। हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम गौर नहीं करते पर वे हमारे मन के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। ये बातें बाद में सपनों के जरिए बाहर आती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर सिर्फ एक ही दिमाग है, पर सच तो यह है कि हमारे अंदर दो लोग या 2 पर्सनैलिटीज रहते हैं। एक वो जिसे हम जानते हैं और दूसरा वो जो हमारे अनजान मन यानी अनकॉन्शियस में छिपा है। पुराने जमाने के लोग कहते थे कि कभी कभी उनकी आत्मा खो गई है, लॉस ऑफ सोल हो गया है। आज के जमाने में भी हम कभी कभी अपने आप पर काबू खो देते हैं और अजीब बर्ताव करते हैं। तब लोग पूछते हैं तुम्हें क्या हो गया है? असल में यह हमारे मन का बंटवारा होता है। सपनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे मन का छिपा हुआ हिस्सा दिखाते हैं। सिगमंड फ्रॉयड ने सबसे पहले बताया कि सपने बेकार नहीं होते। उन्होंने सपनों की जांच पड़ताल करने का एक तरीका निकाला। उनका मानना था कि सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं यानी विशेस को बताते हैं। मेरे सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। मेरा मानना है कि सपने सिर्फ बीमारी नहीं बताते बल्कि ये हमें
सही सलाह भी देते हैं। जब हम किसी सपने के बारे में सोचते हैं तो वह हमें ऐसे विचारों की तरफ ले जाता है जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। जैसे पहिया हमें सूरज या भगवान की याद दिला सकता है। कभी कभी हमारे मन की परेशानी शरीर के जरिए बाहर आती है। जैसे अगर कोई किसी बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो उसे गला घोंटने जैसा महसूस हो सकता है। अगर कोई बहुत तनाव में है, बहुत स्ट्रेस में है, तो उसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगर कोई किसी बुरी बात को पचा नहीं पा रहा तो उसे उल्टी हो सकती है। तो अगर हम अपने सपनों और इन निशानों को गौर से देखें तो हम अपनी जिंदगी को और बेहतर और कामयाब बना सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सपनों में दिखने वाली हर चीज का मतलब सिर्फ प्यार या सेक्स से यानी जिस्मानी रिश्तों से जुड़ा होता है। जैसे सपने में चाबी देखना या डंडा चलाना, लोग इसे सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं, पर मेरा मानना अलग है। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे मन ने सपनों में चाबी ही क्यों दिखाई, डंडा क्यों नहीं। कभी कभी इनका मतलब कुछ और भी हो सकता है। जब मैं किसी के सपने की जांच पड़ताल करता हूं तो मैं उसे इधर उधर की बातों में भटकने नहीं देता। मैं बार बार कहता हूं, चलो वापस सपने पर चलते हैं, सपना असल में क्या कह रहा है। इसे एक कहानी से समझते हैं। मेरा एक मरीज था। उसने सपना देखा कि उसकी पत्नी बहुत गंदी और नशे में है। असल जिंदगी में उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी। वह आदमी इस सपने को बकवास समझकर टालना चाहता था, पर असल में उसका अनजान मन, अनकॉन्शियस माइंड उसे कुछ समझा रहा था। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि हर मर्द के अंदर एक औरत छिपी होती है। मैंने इसे एनिमा का नाम दिया है। उस आदमी का सपना उसे बता रहा था कि उसके अंदर का औरत वाला हिस्सा, फेमिनिन साइड, बहुत बुरी हालत में है। सपना उसे सुधारने की कोशिश कर रहा था, न कि उसकी पत्नी की बुराई कर रहा था। हमारा अनजान मन, अनकॉन्शियस, सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है, यह हम सबके पास है। कभी कभी आप किसी का नाम भूल जाते हैं या कोई जरूरी चीज कहाँ रखी है याद नहीं आती। वह बात गायब नहीं होती, बस दिमाग के एक अंधेरे कोने में छिप जाती है। जैसे सड़क पर मुड़ती हुई कार हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, पर वह होती वही है। एक बार एक प्रोफेसर साहब सैर कर रहे थे। अचानक उन्हें अपने बचपन की बहुत सी बातें याद आने लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। बाद में पता चला कि पास में बतखों की महक आ रही थी। बचपन में वह जहाँ रहते थे वहां भी ऐसी ही महक आती थी। उस महक ने उनके मन का पुराना दरवाजा खोल दिया था। कभी कभी हमारा मन ऐसी चीजें याद रखता है जिन्हें हम पूरी तरह भूल चुके होते हैं। इसे छिपी हुई याद कहते हैं। मशहूर लेखक नीत्शे ने अपनी एक किताब में एक कहानी लिखी। वह कहानी बिल्कुल वैसी ही थी जो एक पुराने जहाज की डायरी में लिखी गई थी। नीत्शे को लगा कि यह उनका अपना विचार है, पर असल में उन्होंने वह कहानी 11 साल की उम्र में पढ़ी थी। उनका अनजान मन उसे 50 साल तक संभाल कर रखे हुआ था और सही समय पर बाहर ले आया। हमारा मन बहुत गहरा है। इसमें ऐसी बहुत सी बातें और निशान छिपे हैं जिन्हें हम होश में रहकर नहीं समझ पाते, पर वे हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। हमारा अनजान मन, हमारा अनकॉन्शियस माइंड सिर्फ पुरानी और भूली बिसरी यादों का कचरा डब्बा नहीं है। यह एक उपजाऊ जमीन जैसा है, फर्टाइल सॉइल जैसा, जहां से हर पल नए और अनोखे विचार जन्म लेते हैं। जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, वैसे ही हमारे मन की गहराइयों से नई सोच निकलती है। बहुत से बड़े कलाकारों और वैज्ञानिकों को उनके सबसे अच्छे आइडियाज अचानक ही आए। केकुले ने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सपने में एक सांप को अपनी ही पूंछ काटते हुए देखा। इस एक सपने से उन्हें केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी पहेली सुलझाने में मदद मिली। स्टीवेंसन ने अपनी मशहूर कहानी डॉक्टर
जेकिल एंड मिस्टर हाइड का पूरा किस्सा एक सपने में ही देख लिया था। इसका मतलब यह है कि सपने सिर्फ पुरानी यादें नहीं दिखाते, बल्कि वे हमें ऐसी नई बातें भी बताते हैं जो हमारे जागते हुए दिमाग को पता नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं कि सपने बहुत उलझे हुए और अजीब होते हैं। जागते समय हम बहुत सोच समझकर और तरीके से, लॉजिक से बात करते हैं। हम भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका असली मतलब कहीं खो जाता है। लेकिन सपनों की भाषा अलग होती है। सपना किसी बात को सीधे सीधे कहने के बजाय निशानों यानी सिंबल्स में कहता है। सपना बहुत रंगीन और डरावना या प्यारा हो सकता है। यह इसलिए है क्योंकि सपने हमारे दिल और भावनाओं से जुड़े होते हैं। एक ही शब्द का मतलब, कॉन्टेक्स्ट हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। अगर मैं कहूँ पैसा, मनी या सेहत, हेल्थ, तो हर कोई अपने हिसाब से इसे समझेगा। किसी के लिए पैसा सुख है तो किसी के लिए मुसीबत। हमारे मन के अंदर हर चीज के साथ एक खास एहसास, एक खास फीलिंग जुड़ी होती है जिसे हम आमतौर पर महसूस नहीं कर पाते। सपने इन्हीं एहसासों को फोटो बनाकर, इमेजेस बनाकर हमें दिखाते हैं। आज का पढ़ा लिखा इंसान खुद को बहुत समझदार मानता है। उसे लगता है कि वह भूतों या स्पिरिट्स यानी रूहों पर यकीन नहीं करता। लेकिन सच तो यह है कि आज के इंसान का डर सिर्फ बदल गया है। पुराना आदमी बुरे साए से डरता था। आज का आदमी कैंसर या किसी बीमारी के डर में जीता है। डर वही है, बस उसका नाम बदल गया है। हमारे सपने हमें इसी पुरानी और कुदरती हिस्से से जोड़ने का एक काम करते हैं। एक महिला थी जिसे अपनी अमीरी और खानदान पर बहुत घमंड था। वह किसी की बात नहीं सुनती थी। एक रात उसने सपना देखा कि वह एक बहुत बड़ी पार्टी में गई है। वहां की मालकिन ने उसका स्वागत किया और कहा, आइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मालकिन ने जैसे ही दरवाजा खोला, वह महिला शान से अंदर गई। पर वह कोई महल नहीं बल्कि एक गौशाला थी, काऊ शेड। इस सपने ने बिना कुछ कहे उस औरत को समझा दिया कि उसका घमंड कितना बेकार है। सपनों के इन्हीं निशानों, इन्हीं सिंबल्स में इतनी ताकत होती है कि वे हमें अंदर से बदल सकते हैं। हमारे मन के अंदर से आने वाले संदेश, मैसेजेस बहुत जरूरी होते हैं। दिन भर हम ऑफिस के काम, दोस्तों की बातों और दुनिया की भीड़ में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपनी असली पहचान को भूलने लगते हैं। बाहरी दुनिया का असर हम पर इतना ज्यादा होता है कि हम बिना सोचे समझे दूसरों के पीछे चलने लगते हैं। सपने हमें वापस सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। सपनों का मेन काम है हमारे मन को संतुलन यानी बैलेंस में बनाए रखना। मान लीजिए कोई इंसान खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लगा है या घमंड में हवा में उड़ रहा है, तो उसका मन उसे ऊंचाई से गिरने के सपने दिखाएगा। यह एक तरह की चेतावनी है कि भाई, जमीन पर वापस आ जाओ। अगर हम सपनों के इन इशारों को नहीं सुनते तो कभी कभी असल जिंदगी में भी हादसे हो जाते हैं। एक आदमी था जो कुछ गलत कामों में फंसा हुआ था। उसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। एक रात उसने सपना देखा कि वह पहाड़ की चोटी से सीधे खाली आसमान में कदम रख रहा है। जब उसने मुझे यह सपना बताया तो मैंने उसे बहुत समझाया कि यह उसकी मौत का इशारा हो सकता है। मैंने उसे पहाड़ पर न जाने की सलाह दी, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। ठीक 6 महीने बाद वह पहाड़ पर चढ़ते समय बिल्कुल वैसे ही नीचे गिरा जैसे सपने में देखा था और उसकी जान चली गई। पुराने जमाने के लोग अपनी कुदरती आदतों यानी इंस्टिंक्ट्स को बेहतर समझते थे। आज का इंसान खुद को बहुत समझदार यानी रेशनल समझता है और नेचर के नियमों से दूर हो गया है। सपने हमें उसी पुरानी कुदरती, उसी नेचुरल दुनिया से जोड़ने का काम करते हैं। वे हमारे दिमाग के उस हिस्से से बात करते हैं जिसे हम भूल चुके हैं। डॉक्टर युंग ने एक बार अपने घर का सपना देखा। सपने में घर के ऊपर का हिस्सा बहुत नया और सुंदर था। जब
वह नीचे तहखाने में गए तो वहां 300 साल पुरानी चीजें थीं और नीचे जाने पर उन्हें पुराने जमाने की दीवारें और अंत में एक बहुत पुरानी गुफा मिली जिसमें हड्डियां और मिट्टी के बर्तन थे। यह घर असल में इंसान का मन है। ऊपर का हिस्सा हमारी आज की नई सोच है। नीचे की गुफा वो पुरानी यादें और कुदरती तरीके जो हमारे अंदर सदियों से चले आ रहे हैं। जरूरी बात यह है कि सपनों की कोई पक्की किताब नहीं होती। सपनों को समझने के लिए बाजार से कोई बनी बनाई किताब मत खरीदिए। हर इंसान के लिए एक निशान, एक सिंबल का मतलब अलग होता है। जैसे चाबी किसी के लिए आजादी हो सकती है तो किसी के लिए डर। सपनों की अपनी एक अनोखी भाषा होती है। इसे समझने का कोई छोटा रास्ता नहीं है, बस अपने मन की बात को ध्यान से सुनना जरूरी है। दुनिया में हर जगह एक हीरो की कहानी सुनाई जाती है। यह हीरो कोई बहुत बहादुर आदमी या भगवान जैसा इंसान होता है जो डरावने राक्षसों और सांपों को मारता है। वह अपने लोगों को मौत से बचाता है। जब लोग इस हीरो की कहानियां सुनते हैं या उनके लिए नाच गाना करते हैं तो उन्हें जादू जैसा महसूस होता है। एक आम और कमजोर आदमी भी खुद को उस हीरो जैसा ताकतवर समझने लगता है। पुराने जमाने में यूनान के लोग भी ऐसी ही कहानियां और पूजा करते थे। यहाँ तक कि आज का ईसाई धर्म भी बहुत हद तक पुरानी कहानियों से जुड़ा है। लोग सोचते हैं कि ये कहानियां किसी चालाक दिमाग वाले ने बनाई होंगी, पर असल में बनाने का मतलब है अपने अंदर किसी चीज को खोजना। इसे और ठीक से समझने के लिए अफ्रीका के एक कबीले की बात करते हैं। वहां के लोग रोज सुबह सूरज निकलने पर अपने हाथों पर थूकते हैं और हाथ ऊपर फैलाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे ऐसा क्यों करते हैं तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता, हमारे यहाँ हमेशा से ऐसा ही होता आया है। असल में थूकना या फूंक मारना अपनी आत्मा को भगवान को सौंपने जैसा था। इंसान ने पहले काम करना सीखा, उसके बारे में सोचना तो बहुत बाद में आया। आज का इंसान सोचता है कि वह अपनी मर्जी का मालिक है। वह सोचता है कि जहां चाह वहां राह, पर यह सिर्फ एक वहम है। आज भी हम अपने अंदर की उन ताकतों के कब्जे में हैं जिन्हें हम काबू नहीं कर सकते। पुराने लोग इन्हें देवता या भूत कहते थे। आज हम इन्हें चिंता या दिमागी उलझन या न्यूरोसिस कहते हैं। नाम बदल गए हैं पर डर वही है। हम अपनी बुराइयों को खुद नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्हें दूसरों पर थोप देते हैं। जैसे दुनिया के बड़े देश अपनी गलतियों को दूसरे देशों के सिर मढ़ देते हैं, इसे ही मन का अंधेरा हिस्सा या शैडो कहते हैं। जब तक हम अपने अंदर के इस अंधेरे को नहीं पहचानेंगे तब तक हम डरे हुए और बीमार ही रहेंगे। जिंदगी में सुख दुख, दिन रात और अच्छा बुरा हमेशा साथ रहेंगे। विज्ञान शायद दूरबीन से भगवान को न ढूंढ पाए, पर किसी बड़ी ताकत पर यकीन रखना हमें जीने की हिम्मत देता है। जैसे खाने में नमक जरूरी है, वैसे ही जिंदगी में इन पुरानी कहानियों और निशानों यानी सिंबल्स का होना जरूरी है। ये हमें सिखाते हैं कि हमारी छोटी सी जिंदगी का भी कोई बड़ा मतलब है। जब इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब है तो वह बड़े से बड़ा दुख भी झेल जाता है। पुरानी कहानियां असल में उन लोगों के सपनों से निकली हैं जो पहले कहानियां सुनाया करते थे। ये लोग आज के कवियों जैसे ही थे। बहुत साल पहले यूनान, जिसे ग्रीस भी कहते हैं, वहां के लोगों को लगने लगा था कि भगवानों की ये कहानियां सिर्फ पुराने राजाओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें हैं। उन्हें लगता था कि ये कहानियां सच नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने इनका आसान मतलब निकालने की कोशिश की। आज के जमाने में सपनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मन की साइकोलॉजी नई नई शुरू हुई थी तब लोगों को लगा कि सपने बहुत जरूरी हैं, पर कुछ डॉक्टरों ने सोचा कि सपने जो दिखाते हैं उनका वो मतलब नहीं होता।
वे उन्हें मन के कचरे की तरह देखते थे। पर मेरा सोचना अलग है। मेरा मानना है कि कुदरत यानी नेचर में कोई भी चीज वैसी नहीं होती जो वह असल में न हो। सपना जो है वही है। वह किसी चीज को छिपाता नहीं है। सपना इसलिए उलझा हुआ लगता है क्योंकि उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज इशारों वाली होती है। वह उन चीजों के बारे में बताता है जो हमारे जागते हुए दिमाग को पता नहीं होती। विज्ञान को नए इशारों और भावनाओं से चिढ़ होती है क्योंकि वे इन्हें मैथ्स की तरह नहीं नाप सकते। पर एक डॉक्टर के लिए ये भावनाएं, ये इमोशंस और सपने असली होते हैं। जैसे लैब में निशाना लगाना अलग बात है और असली जंग के मैदान में जख्मियों का इलाज करना अलग। एक डॉक्टर को मन की सच्चाई के साथ काम करना पड़ता है, चाहे उसके पास इसकी कोई पक्की परिभाषा या डिफिनिशन न हो। ईसाई धर्म में क्रॉस का निशान बहुत गहरा मतलब रखता है, पर अगर किसी लिस्ट में नाम के आगे क्रॉस लगा हो तो उसका मतलब सिर्फ मौत होता है। हिंदू धर्म में लिंगम भगवान शिव की महान शक्ति का प्रतीक है, पर अगर कोई बच्चा दीवार पर उसे बना दे तो वह सिर्फ एक गंदी तस्वीर है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वह सपना देखने वाला इंसान कितना समझदार है। सपनों को समझने के लिए सिर्फ चालाकी नहीं, बल्कि उस इंसान को पूरी तरह जानना जरूरी है। हमें उसके पुराने रहन सहन और समाज के बारे में भी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। इसके लिए अपने मन की आवाज सुनना बहुत जरूरी है, जो कवियों और कलाकारों के काम आती है। पर सिर्फ अंदाजे से काम नहीं चलता, हमें सबूत भी चाहिए होते हैं। आज का इंसान खुद को बहुत समझदार मानता है। उसने पुरानी कहानियों और जादू टोनों को अंधविश्वास कहकर छोड़ दिया है, पर इसका नतीजा यह हुआ कि वह नेचर से, वह कुदरत से कट गया है। पहले बिजली कड़कती थी तो लगता था कि भगवान बोल रहे हैं। अब बिजली सिर्फ करंट है। नदियां और पहाड़ अब बेजान चीजें बन गए हैं। इस वजह से आज का इंसान अकेला और दुखी महसूस करता है। हमने अपनी पुरानी चीजों और रूहानी ताकतों को भुला दिया है, पर वे गायब नहीं हुई हैं। वे हमारे मन के अंधेरे कोने में भूत बनकर बैठी हैं और हमें बेचैन करती हैं। हमारे सपने हमें वापस उसी पुरानी कुदरत से जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक खास तरह का इशारा, एक खास तरह का सिंबल तब बनता है जब कोई तस्वीर और एक गहरा इमोशन, एक गहरा एहसास दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तभी वह हमारे मन को हिला पाता है और हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाता है। इन पुरानी बातों और निशानों को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन्हें शब्दों में पूरी तरह नहीं बांधा जा सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ रटने वाली चीजें हैं, पर ऐसा नहीं है। ये असल में जिंदगी का हिस्सा है। ये हमारे दिल और भावनाओं यानी इमोशन से जुड़े हुए हैं। साइकोलॉजी में हम महान माँ या बूढ़ा समझदार आदमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपने कभी इन चीजों को अपने अंदर महसूस नहीं किया तो ये शब्द आपके लिए खाली और बेकार हैं। ये बातें तभी सच लगती हैं जब आप इन्हें अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। बहुत साल पहले इंसान का पुराना मन यानी ओरिजिनल माइंड ही उसकी पूरी पहचान हुआ करता था। जैसे जैसे हम समझदार हुए और हमारा दिमाग आज के जमाने के हिसाब से बदला, हम उस पुरानी कुदरती ताकत से, उस प्रिमिटिव एनर्जी से कट गए। लेकिन हमारा अनजान मन, हमारा अनकॉन्शियस आज भी उन पुरानी यादों और आदतों को संभाल कर रखे हुए है। इसीलिए लोग इन बातों से डरते भी हैं। ये बातें कभी कभी हमें बहुत बेचैन कर देती हैं और अगर हम इन्हें दबाते रहें तो ये बीमारी बन जाती हैं। जैसे बच्चा माँ के पेट में धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही हमारा मन भी पुराने समय से आज के समय तक पहुंचा है।
सपनों का सबसे बड़ा काम यही है कि वे हमें उस पुरानी दुनिया की याद दिलाएं। जब हम अपने बचपन की भूली हुई यादों को वापस पाते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। इससे हमारे जीने का तरीका बदल जाता है और हमें अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाता है। जब हम इन निशानों को अपनी आज की सोच से जोड़ लेते हैं तो हमारा मन फिर से एक और पूरा हो जाता है। आज हमने मशीनों की एक नई दुनिया बना ली है। हम अपनी बनाई हुई चीजों पर बहुत गर्व करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम अपनी ही बनाई चीजों के गुलाम बन गए हैं। हमने साइंस से बहुत तरक्की कर ली है, पर हमने ऐसी चीजें भी बना ली हैं जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती हैं, जैसे कि एटम बम। हमने कुदरत पर जीत पाने का दावा तो किया है, पर हम खुद को काबू करना भूल गए हैं। आज नदियां, पहाड़ और जंगल हमारे लिए पवित्र नहीं रहे। हमने हर चीज से उसका जादू छीन लिया है। लोग अक्सर पूछते हैं कि भगवान अब हमसे बात क्यों नहीं करते। एक पुराने गुरु रबी ने इसका बहुत सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा, आजकल कोई इतना नीचे झुकने को तैयार ही नहीं है कि वह भगवान की आवाज सुन सके। हम अपनी आज की सोच में इतने डूबे हुए हैं कि हम भूल गए हैं कि भगवान अक्सर सपनों और इशारों के जरिए बात करते हैं। ईसाई धर्म हो या विज्ञान, सबने इंसान को उसके अनजान मन, उसके अनकॉन्शियस से दूर कर दिया है। मेरा मानना है कि सपने कभी बेवकूफ़ी भरे या बिना मतलब के नहीं होते। वे हमें बहुत जरूरी जानकारी देते हैं। दुनिया सिर्फ पैसे के लेन देन से नहीं चलती। हमारे दिल की गहराई में जो इच्छा है, जो डिजायर है, उसका जवाब बैंक बैलेंस में नहीं मिलता। पार्ट 2, एंशिएंट मिथ्स एंड मॉडर्न मैन। आजकल हम पुरानी मूर्तियों, पुराने मंदिरों और पुरानी कहानियों को फिर से समझ रहे हैं। जमीन खोदकर पुरानी चीजें ढूंढने वाले हमें पुराने लोगों के भरोसे के बारे में बताते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब पुरानी और पिछड़ी बातें हैं, जिनका आज की भारी भरकम जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डॉक्टर युंग ने बताया कि हमारे मन का भी अपना एक इतिहास होता है। हमारे अनजान मन के अंदर पुराने निशानों, पुराने सिंबल्स की यादें छिपी होती हैं। हम भले ही उन्हें भूल जाएं, पर वे सपनों के जरिए हमसे बात करती हैं। हीरो की कहानी पूरी दुनिया में सबसे मशहूर है। चाहे कोई भी देश या कबीला हो, हीरो की कहानी का ढांचा एक जैसा ही होता है। उसका जन्म बहुत ही मामूली तरीके से होता है। वह बचपन में ही अपनी जादुई ताकत दिखा देता है। वह बहुत तेजी से मशहूर और ताकतवर बन जाता है। वह बुराई के साथ बड़ी जंग लड़ता है और जीतता है, पर अंत में अपने घमंड या किसी धोखे की वजह से वह मारा जाता है। अमेरिका के विनेबागो कबीले के लोग हीरो की कहानी को 4 हिस्सों में सुनाते हैं। ये कहानियां हमें बचपन से बड़ा होना सिखाती हैं। पहला, ट्रिकस्टर। यह सबसे शुरुआती हीरो है। यह एक छोटे बच्चे जैसा है जो सिर्फ खाने और मजे के बारे में सोचता है। यह बहुत शरारती और पत्थर दिल होता है। इसे अपनी आदतों पर कोई काबू नहीं होता। दूसरा, खरगोश। यह समाज को जीने का तरीका सिखाता है। यह ट्रिकस्टर से थोड़ा ज्यादा समझदार और लोगों की मदद करने वाला होता है। फिर तीसरा है रेड हॉर्न। यह अब एक असली इंसान जैसा हीरो है। यह दौड़ में जीतता है और जंग में अपनी बहादुरी दिखाता है। इसे बड़े बड़े राक्षसों को हराने के लिए जादुई साथियों की मदद लेनी पड़ती है। यह दिखाता है कि इंसान को अकेले नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। और चौथा है जुड़वा भाई, ट्विंस। ये इंसान के 2 स्वभाव, 2 नेचर को दिखाते हैं। ये 2 भाई हैं, पर असल में एक ही इंसान के 2 हिस्से हैं। एक भाई बहुत शांत होता है और दूसरा बहुत जिद्दी और बागी।
ये दोनों भाई इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वे भगवानों से भी नहीं डरते। आखिर में वे अपनी हद भूल जाते हैं और दुनिया को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि बहुत ज्यादा ताकत भी खतरनाक हो सकती है। उन्हें अपनी ताकत को काबू में रखना पड़ता है ताकि मन में शांति बनी रहे। हीरो बनने की इन 4 कहानियों को विस्तार से बताने का एक बड़ा कारण है। ये कहानियां सिर्फ पुरानी कहानियों में ही नहीं बल्कि आज के इंसान के सपनों में भी दिखाई देती हैं। इसे समझने के लिए एक मिडिल एज्ड, एक अधेड़ उम्र के आदमी का सपना देखते हैं। यह आदमी बाहर से तो बहुत कामयाब था पर मन से अभी भी पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ था। उसने सपना देखा कि वह एक थिएटर में बैठा है। वह मंच पर एक सफेद बंदर एक ऊंचे स्थान पर खड़ा है। एक गाइड उसे समझाता है कि यह एक जवान नाविक की कहानी है जिसे मुश्किलों का सामना करना है। तभी उसे एक काले कपड़ों वाला जवान और फिर एक खूबसूरत नौजवान दिखता है जिसे बलि चढ़ाने की तैयारी चल रही है। इस सपने में हीरो के 4 रूप दिखते हैं। पहला, सफेद बंदर। यह हमारे बचपन की चुलबुलाहट यानी प्लेफुलनेस को दिखाता है। सपने देखने वाला आदमी बचपन में बहुत सीधा था। उसने कभी शरारतें नहीं की थी, इसलिए उसका मन अब उस बंदर वाली शरारत को सम्मान दे रहा है। दूसरा, नाविक यानी सेलर। यह बड़ा होने का दूसरा कदम है। यहाँ हमें दुनिया के नियम सीखने पड़ते हैं और गलतियों पर डांट भी पड़ती है। तीसरा, काले कपड़ों वाला आदमी। यह हमारे मन का अंधेरा हिस्सा है। इसमें वो सब कुछ होता है जिसे हम समाज से छिपाते हैं। हीरो बनने के लिए इस अंधेरे हिस्से को समझना और उसे अपनाना बहुत जरूरी है। फिर चौथा, खूबसूरत नौजवान की बलि। जब हम जवानी में होते हैं तो हम बहुत ऊंचे सपने देखते हैं आइडियलिज्म के, लेकिन कभी कभी हम खुद को भगवान समझने की गलती कर बैठते हैं। यह बलि असल में हमारे उस घमंड को खत्म करने का तरीका है ताकि हम एक समझदार और बड़े इंसान बन सकें। सपने के आखिर में एक औरत आती है जो उस आदमी को सीढ़ी से उतरने में मदद करती है। यह औरत हमारे मन का वो स्त्री हिस्सा है, वो एनिमा है जो हमें शांति और संतुलन देता है। जब तक कोई आदमी अपने अंदर की इस कोमलता को नहीं अपनाता वह असली हीरो नहीं बन सकता। लड़कियों के लिए बड़ा होने का सफर थोड़ा अलग होता है। उनके लिए झुकना और कुदरत के आगे खुद को सौंपना बहुत जरूरी चीज है। लड़कियों को हर महीने होने वाले दिनों मेंस्ट्रुअल साइकिल से यह सीख मिलती है कि उनकी अपनी मर्जी की एक हद है। यह नेचर का एक तरीका है जो उन्हें जीवन देने वाली बड़ी ताकत के आगे झुकना सिखाता है। जैसे एक मर्द समाज में अपना काम करता है वैसे ही एक औरत खुशी खुशी अपनी कुदरती जिम्मेदारी को स्वीकार करती है। मर्द और औरत दोनों को ही बड़ा होने के लिए अपनी पुरानी चीजों की बलि देनी पड़ती है। औरत अपनी पुरानी पहचान की बलि देती है ताकि वह एक आजाद इंसान बन सके। वहीं मर्द अपनी आजादी की बलि देता है ताकि वह औरत के साथ एक गहरा रिश्ता बना सके। इनिशिएशन यानी दीक्षा का एक बड़ा हिस्सा यह है कि मर्द और औरत एक दूसरे को समझें। मर्द की सोच और औरत का प्यार जब मिलते हैं तो उसे पवित्र विवाह या सीक्रेट मैरिज कहा जाता है। इसे समझना आज के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। आजकल की लड़कियां लड़कों की तरह ही पढ़ती लिखती हैं, यह अच्छी बात है, पर कभी कभी वे अपनी औरत वाली ताकत को दबा देती हैं। एक पढ़ी लिखी महिला ने सपना देखा कि बहुत सी लड़कियां लाइन में खड़ी हैं और एक मशीन सबका सिर काट रही है। वह भी बिना डरे लाइन में खड़ी थी। इसका मतलब यह था कि उसे अब सिर्फ दिमाग से जीना छोड़ना होगा। उसे अपने शरीर की भावनाओं की बात सुननी होगी। ब्यूटी और बीस्ट की कहानी भी यही सिखाती है। ब्यूटी अपने पिता से बहुत प्यार करती है पर उसे बड़ा होने के लिए बीस्ट यानी राक्षस के पास जाना पड़ता है। बीस्ट असल में मर्द का वो जंगली और कुदरती रूप है जिससे लड़कियां डरती हैं।
जब ब्यूटी उस राक्षस की अच्छाई से प्यार करने लगती है तो वह राक्षस एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। यह एक लड़की के जागने यानी उसके अवेकनिंग की कहानी है। पुराने समय में डायोनिसस नाम के एक देवता थे। वे अंगूर की शराब और मस्ती के देवता माने जाते थे। उनका सोचना था कि इंसान को अपने अंदर के जंगली जानवर को बाहर आने देना चाहिए ताकि वह धरती की ताकत को महसूस कर सके। बाद में लोग इस शोर शराबे से थक गए और शांति चाहने लगे। तब ऑर्फियस की चर्चा होने लगी। ऑर्फियस एक महान गायक थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वे गाना गाते थे तो शेर और बकरी एक साथ बैठ जाते थे, यहाँ तक कि पत्थर भी उनके पीछे चलने लगते थे। इंसान को बड़ा और समझदार बनाने के लिए पुराने समय से ही अलग अलग तरीके अपनाए जाते रहे हैं। कुछ लोगों को झटके देकर जगाना पड़ता है तो कुछ को शांति से समझाना पड़ता है, लेकिन इन सब का एक ही मकसद होता है, हमारे अंदर के उस शरारती बच्चे को सुधारना और उसे एक जिम्मेदार इंसान बनाना। पर इसके अलावा एक और चीज बहुत जरूरी है, वह है अपनी पुरानी और रुकी हुई जिंदगी से बाहर निकलना। जब इंसान अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर आगे बढ़ता है तो उसे हम आगे बढ़ने का रास्ता या ट्रांसेंडेंस कहते हैं। सपनों में अक्सर लोग खुद को अकेला कहीं जाते हुए देखते हैं। यह कोई आम सफर नहीं होता, बल्कि यह मन की शांति और आजादी पाने का एक रास्ता है। इस सफर में इंसान को मौत से डर नहीं लगता। यह सफर हमें सिखाता है कि पुरानी चीजों का मोह कैसे छोड़ें। अक्सर इस सफर में कोई महारानी या देवी रास्ता दिखाती हैं, जिसे चीन के लोग क्वान यिन को मानते हैं। पार्ट 3, द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुएशन। डॉक्टर युंग ने बताया कि हमारे अनजान मन के अंदर बहुत सारे निशान यानी सिंबल्स छिपे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सपने और निशान हमारी जिंदगी में क्या काम करते हैं। युंग ने अपनी जिंदगी में लगभग 80,000 सपनों की जांच पड़ताल की। उन्होंने पाया कि सपने सिर्फ फालतू की चीजें नहीं हैं, वे सब आपस में एक बड़े जाले की तरह जुड़े हुए हैं। अगर हम सालों तक अपने सपनों को गौर से देखें तो हमें एक खास तरीका दिखाई देगा। इसे युंग ने खुद को पहचानने का सफर कहा है। हमारी जिंदगी में सपनों का आना जाना एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर की तरह होता है। कभी कोई चीज दिखती है, फिर गायब हो जाती है और फिर वापस आती है। यह सफर हमें धीरे धीरे एक बड़ा और समझदार इंसान बनाता है। जैसे एक पेड़ धीरे धीरे और मजबूती से अपने आप बढ़ता है, वैसे ही हमारा मन भी बढ़ता है। हमारे मन के बीचों बीच एक खास केंद्र, एक सेंटर होता है। इसे युंग ने असली आप या सेल्फ कहा है। यह हमारी मैं वाली सोच यानी ईगो से बहुत बड़ा होता है। पुराने जमाने में लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते थे। यूनान यानी ग्रीस के लोग इसे अंदर की रूह या डेमन कहते थे। इजिप्ट के लोग इसे बासूल या बात्मा कहते थे। रोम के लोग इसे जीनियस कहकर पूजते थे। कनाडा के जंगलों में रहने वाले नासकापी लोग आज भी बहुत सादगी से रहते हैं। उनके पास कोई बड़ा धर्म या मंदिर नहीं है। वे सिर्फ अपने सपनों की सुनते हैं। वे मानते हैं कि उनके दिल में एक महान आदमी रहता है जिसे वे अपना दोस्त कहते हैं। जो इंसान अपने सपनों की बात मानता है और सच बोलता है, यह महान दोस्त उसे अच्छे सपने भेजता है और शिकार करने में उसकी मदद करता है। चीन के एक ज्ञानी आदमी ने एक कहानी सुनाई थी। एक बढ़ई ने एक बहुत पुराना और विशाल ओक का पेड़ देखा। उसने कहा, यह पेड़ तो बेकार है, इसकी लकड़ी से न तो जहाज बन सकता है न औजार। रात को उस पेड़ ने बढ़ई के सपने में आकर कहा, तो मुझे उन फलों वाले पेड़ों से मिला रहे हो जिन्हें लोग फल के लिए तोड़ देते हैं। मैं इसलिए इतना बड़ा और पुराना हो पाया
क्योंकि मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं था। मेरी बेकार होने की खूबी ने मुझे बचाए रखा। हमें दूसरों के हिसाब से काम का बनने के बजाय वैसा बनना चाहिए जैसा हमारा मन चाहता है। बचपन के सपने अक्सर हमारे आने वाले कल का सबूत होते हैं। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसे बाहरी दुनिया से बहुत सारे झटके लगते हैं। उस वक्त वह अकेलापन महसूस करता है। ऐसे में उसके सपनों में अक्सर गोल, सर्कुलर या चौकोर यानी स्क्वायर निशान दिखने लगते हैं। ये निशान, ये सिंबल्स बताते हैं कि उसका मन उसे अंदर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कुछ बच्चे बचपन से ही जिंदगी का मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने अंदर और बाहर की उथल पुथल को संभाल सकें। वहीं कुछ बच्चे बस अपनी पुरानी आदतों और कुदरती संकेतों के साथ बहते रहते हैं। उन्हें जिंदगी का गहरा मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें खेल कूद, प्यार और काम में ही मजा आता है। वे जिंदगी की गाड़ी में बिना खिड़की से बाहर देखे सफर करते हैं जब तक गाड़ी रुकती नहीं या झटका नहीं लगता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कहीं जा रहे हैं। खुद को गहराई से पहचानने का असली काम, प्रोसेस ऑफ इंडिविजुएशन, अक्सर तब शुरू होता है जब इंसान को कोई चोट लगती है या वह दुखी होता है। यह दुख असल में एक बुलावा होता है, एक कॉल, पर हमारी सोच, हमारी ईगो इसे समझ नहीं पाती। हमें लगता है कि हमारी तरक्की में कोई रुकावट डाल रहा है। हम इल्जाम दूसरों पर डालने लगते हैं, जैसे भगवान, खराब पैसे का मामला, हमारा बॉस या हमारा जीवन साथी। कभी कभी बाहर से सब ठीक लगता है, पर अंदर ही अंदर इंसान बोरियत और खालीपन से मर रहा होता है। पुरानी कहानियों में इसे ऐसे दिखाया जाता है कि राजा बीमार हो गया है, या राजमहल में कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा, या फिर कोई राक्षस सारी सुख शांति चुरा ले गया है। यह इस बात का सबूत है कि हमारा अंदरूनी दोस्त, हमारा सेल्फ, हमें अपने जाल में फंसाना चाहता है ताकि हम अपनी गहराई को समझें। कहानियों में राजा की बीमारी का इलाज कोई बहुत अनोखी चीज होती है, जैसे सोने की अंगूठी वाली मछली या जिंदगी देने वाला पानी, वाटर ऑफ लाइफ। असल जिंदगी में भी जब ऐसा संकट आता है तो आम सलाह काम नहीं आती, जैसे छुट्टी पर चले जाओ, ज्यादा काम करो या कोई नया शौक पाल लो। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी जिंदगी के उस अंधेरे का सामना करना, बिना किसी डर के यह जानने की कोशिश करना कि यह अंधेरा हमसे क्या चाहता है। इसका जवाब अक्सर हमें अपने सपनों और कल्पनाओं, ड्रीम्स और फैंटेसीज में मिलता है। कभी कभी यह हमें कड़वा सच भी दिखाता है कि हमारे सोचने का तरीका कितना गलत है। जब हम अपने मन की गहराई की बातें सुनना शुरू करते हैं तो हमें अपने साए यानी शैडो का पता चलता है। साया हमारे मन का वह हिस्सा है जिसे हम देखना पसंद नहीं करते। इसमें वो सारी कमियां होती हैं जिन्हें हम अपने अंदर तो नहीं देखते पर दूसरों में साफ देख लेते हैं, जैसे लालच, आलस, डर या पैसों का मोह। जब कोई दोस्त आपकी गलती बताए और आपको बहुत तेज गुस्सा आए तो समझ लीजिए कि आपने अपने साए, अपने शैडो को छू लिया है। अपने साए को साफ करना वैसा ही मुश्किल काम है जैसे हजारों सालों की जमी गंदगी को एक दिन में साफ करना। जब हम अपने अंदर की बुराइयों और कमियों को नहीं देखना चाहते तो हम उन्हें दूसरों पर डाल देते हैं। अक्सर हम अपने राजनैतिक दुश्मनों, अपने एनिमीज को बुरा भला कहते हैं, पर असल में हम अपनी ही काली छाया, अपने ही शैडो उनमें देख रहे होते हैं। इसका एक बड़ा नुकसान है, अगर हम अपनी बुराई को दूसरों में ही देखते रहेंगे तो हमारे मन का एक हिस्सा हमेशा दूसरों के पास रहेगा। इससे हम अनजाने में अपने ही दुश्मन की मदद करने लगते हैं। इसके बजाय अगर हम बिना डरे शांति से बात करें तो शायद एक दूसरे को समझ सकें। साया यानी शैडो हमेशा हमारा दुश्मन नहीं होता। यह हम पर निर्भर करता है
कि हम उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। यह एक इंसान जैसा ही है जिसके साथ हमें तालमेल बिठाना पड़ता है। अगर हम इसे अनसुना करेंगे तभी यह गुस्सा होगा। कभी कभी साया हमें बहुत ज़रूरी चीज़ें सिखाता है। इसे समझना आसान नहीं है क्योंकि हमारे मन के अंदर सब कुछ धुंधला होता है। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि कौन सी सोच अच्छी है और कौन सी बुरी। इसे समझने के लिए कुरान की एक कहानी देखते हैं। मूसा रेगिस्तान में खिज्र नाम के एक फरिश्ते से मिलते हैं। खिज्र कहते हैं, तुम मेरे साथ रह सकते हो, पर मेरे काम देखकर गुस्सा मत करना। सफ़र के दौरान खिज्र ने 3 अजीब काम किए। उन्होंने गरीब मछुआरों की नाव तोड़ दी, उन्होंने एक सुंदर जवान लड़के को मार दिया, उन्होंने एक पुरानी दीवार की मरम्मत की। मूसा बहुत गुस्सा हुए। तब खिज्र ने बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नाव इसलिए तोड़ी क्योंकि उसे समुद्री डाकू छीनने वाले थे। अब टूटी नाव वे नहीं ले जाएंगे। लड़का बड़ा होकर अपराधी बनने वाला था। उसे मारकर उसके नेक माँ बाप को बचा लिया। दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना छिपा था। दीवार ठीक करने से उनका खजाना सुरक्षित रहा। तो जो हमें बाहर से बुरा दिखता है, जरूरी नहीं कि उसका मकसद भी बुरा हो। हमारे अंदर की औरत, द वुमेन विद इन, जिसे एनिम कहा, सिर्फ साया ही नहीं, हमारे मन में एक और इंसान छिपा होता है। अगर आप एक मर्द हैं तो आपके मन के अंदर एक औरत की रूह, एक एनिमा छिपी है। एनिमा यह हमारे मन के कोमल हिस्से जैसे मूड, फीलिंग्स और प्यार करने की ताकत को संभालती है। एक मर्द के अंदर की एनिमा कैसी होगी यह उसकी माँ पर निर्भर करता है। अगर माँ का प्रभाव खराब रहा तो वह मर्द चिड़चिड़ा, डरा हुआ और उदास रहेगा। साइबेरिया की एक कहानी है जहाँ एक शिकारी को नदी पार एक सुंदर औरत बुलाती है। वह उसे प्यार का लालच देती है। शिकारी जैसे ही नदी में कूदता है, वह औरत उल्लू बनकर उड़ जाती है और शिकारी डूबकर मर जाता है। यह सपना हमें झूठी उम्मीदों और कल्पनाओं से बचने की सलाह देता है। जब कोई आदमी किसी औरत को पहली बार देखकर अचानक पागलों की तरह प्यार में पड़ जाता है तो उसे लगता है कि बस यही वो खास लड़की है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो उसे सदियों से जानता हो। बाहर के लोगों को यह पागलपन लग सकता है, पर असल में यह उस आदमी के अंदर की एनिमा है जो उस औरत पर अपनी परछाई डाल रही है। अक्सर ऐसी लड़कियां जो थोड़ी जादुई या अजनबी लगती हैं, मर्दों को ज्यादा आकर्षित करती हैं। इसका एक बुरा नतीजा यह हो सकता है कि आदमी की शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए और घर में झगड़े शुरू हो जाए। इसका सही काम करने का तरीका यह है कि आदमी यह समझे कि यह प्यार बाहर नहीं बल्कि उसके अपने अंदर की एक ताकत है। यह उसे बड़ा और समझदार बनाने का एक इशारा है। एनिमा सिर्फ परेशान नहीं करती, इसके बहुत से अच्छे काम भी हैं। यह आदमी को सही जीवन साथी ढूंढने में मदद करती है। जब हमारा दिमाग कुछ नहीं देख पाता तब एनिमा मन की गहराइयों से सच ढूंढ कर लाती है। यह हमारे मन में एक रेडियो की तरह काम करती है जो फालतू की आवाज़ों को रोककर हमारे अंदर के महान इंसान यानी सेल्फ की आवाज़ सुनाती है। जैसे मर्द के अंदर औरत होती है, वैसे ही औरत के अंदर भी एक मर्द छिपा होता है। इसे एनिमस कहते हैं। एनिमस अक्सर प्यार के सपने नहीं दिखाता, बल्कि यह औरत के मन में पक्के और जिद वाले सोचने का तरीका बना देता है। औरत का एनिमस कैसा होगा यह उसके पिता पर निर्भर करता है। पिता की बातें अक्सर बेटी के मन में ऐसी सच्चाई बन जाती हैं जिनसे कोई बहस नहीं कर सकता। कभी कभी यह एक डाकू या कातिल की तरह सपनों में आता है। ये एनिमस का बुरा रूप है। यह औरत को असल जिंदगी और लोगों से काट कर अकेला कर देता है। वह औरत सोचने लगती है मुझे कोई प्यार नहीं करता या अब कुछ ठीक नहीं होगा। यह सोच उसे अंदर से कमजोर और दुखी कर देती है। जिसे
मर्द के अंदर एक औरत होती है, वैसे ही औरत के अंदर भी एक मर्द छिपा होता है। ये जो एनिमस है ये अभी 4 सीढ़ियों में आगे बढ़ता है। पहला, ताकतवर मर्द। जैसे फिल्मों का हीरो टार्जन, यह सिर्फ शरीर की ताकत दिखाता है। फिर दूसरा, काम करने वाला मर्द, जैसे कोई शिकारी या बहादुर फौजी, यह नए काम शुरू करने की हिम्मत दिखाता है। तीसरा, बोलने वाला मर्द, जैसे कोई बड़ा नेता या प्रोफेसर, यह अपनी बातों से दुनिया को प्रभावित करता है। चौथा, रास्ता दिखाने वाला ज्ञानी, जैसे महात्मा गांधी, यह जिंदगी का असली मतलब और स्पिरिचुअल विजडम यानी रूहानी शांति को समझाते हैं। जब औरत अपने अंदर के इस मर्द को समझ लेती है तो वह बहुत बहादुर और समझदार बन जाती है। लेकिन अगर वह इसे नहीं समझती तो वह बात बात पर सब लोग ऐसा कहते हैं या तुम्हें हमेशा ऐसा करना चाहिए जैसे जुमले बोलकर बहस करती है। जब हम अपने अंदर की औरत या मर्द के झगड़ों को सुलझा लेते हैं तब हमारे मन में एक नया और बहुत बड़ा रूप दिखाई देता है। इसे असली आप या सेल्फ कहते हैं। यह हमारे मन का सबसे जरूरी हिस्सा है। औरतों के लिए यह किसी देवी या धरती माँ के रूप में सपने में आती है। मर्दों के लिए यह किसी बूढ़े समझदार आदमी या गुरु के रूप में आता है। पूरी दुनिया में एक बहुत पुरानी कहानी मशहूर है, एक ऐसे कॉस्मिक मैन की, एक ऐसे विशाल पुरुष की जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए है। चीन में वहां इसे पानकू कहते हैं। जब वह रोया तो नदियां बनी, जब सांस ली तो हवा चली और जब वह मरा तो उसके शरीर से पहाड़ बने। भारत में यहाँ इसे पुरुष कहा जाता है। वह हर इंसान के दिल में रहता है और साथ ही पूरे आसमान में भी फैला है। ईसाई और यहूदी कहानियों में इसे आदम या एडम कहा जाता है। माना जाता है कि आदम के अंदर दुनिया के हर इंसान की रूह छिपी है। हमारा मन पूरी दुनिया और कुदरत से जुड़ा हुआ है। जैसे जानवरों को पता होता है कि उन्हें कब बच्चा पैदा करना है या कब कहाँ जाना है, वैसे ही हमारा मन भी हमारे आसपास के समाज और लोगों से जुड़ा होता है। अगर हम अपने सपनों पर ध्यान दें तो हम एक बेमानी दुनिया से निकलकर एक ऐसी दुनिया में पहुंच सकते हैं जहां हर चीज का एक मतलब है। मन की गहराई अक्सर पत्थर या शीशे के रूप में दिखाई देती है। पत्थर एक बहुत ही खास निशान है क्योंकि वह कभी बदलता नहीं और नहीं खत्म होता है। वह हमेशा रहने वाली चीज का सबूत है। लोग कब्रों पर पत्थर इसलिए रखते हैं क्योंकि इंसान तो चला जाता है पर पत्थर हमेशा बना रहता है। यह मरने वाले की आत्मा की अमरता को दिखाता है। इस्लाम में काबा का काला पत्थर और ईसाई धर्म में मसीह को कोने का पत्थर कहना इसी बात का इशारा है। पुराने जमाने के जादूगर एक ऐसे पत्थर की तलाश में रहते थे जो सब कुछ बदल दे, जिसे पारस पत्थर या फिलोसफर्स स्टोन कहते हैं। पर असल में वह कीमती पत्थर हमारे मन के अंदर ही छिपा होता है। उसे ढूंढने के लिए बहुत सब्र और मेहनत की जरूरत होती है। आजकल बड़े शहरों में रहने वाले लोग बहुत अकेलापन और बोरियत महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो कभी नहीं आएगी। टीवी, मोबाइल या खेल कुछ देर के लिए मन बहला देते हैं, पर अंत में सब खाली खाली लगता है। असली रोमांच, असली एडवेंचर तो हमारे मन के उस हिस्से में है जिसे हम जानते नहीं, यानी हमारा अनजान मन, हमारा अनकॉन्शियस मन। आजकल लोग योग या पुरानी चीजों की तरफ भाग रहे हैं, पर वे अक्सर सिर्फ दूसरों की नकल करते हैं। यूंग का तरीका अलग था। उन्होंने सिखाया कि कैसे बिना किसी की मदद के हम अपने अंदर के असली मालिक यानी सेल्फ से मिल सकते हैं। अपने अंदर के असली आप पर ध्यान देना ऐसा है जैसे आप एक साथ दो दुनिया में जी रहे हों,
आप बाहर के काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने सपनों और छोटी छोटी घटनाओं पर भी नजर रख रहे हैं। पुराने चीनी लेखों में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। वह कहते हैं कि हमें अपने मन पर वैसे ही नजर रखनी चाहिए जैसे एक बिल्ली चूहे के बिल पर रखती है, न तो बहुत ज्यादा सख्त होना है और न ही बहुत ढीला। जब सही समय आएगा तो जैसे पका हुआ खरबूजा खुद ही गिर जाता है, वैसे ही आपको अचानक सब कुछ समझ आ जाएगा। मन के इस केंद्र, इस सेंटर को समझाने के लिए युंग ने मंडाला शब्द का इस्तेमाल किया। यह एक जादुई गोल घेरा होता है जिसे 4 हिस्सों में बांटा जाता है। नवाहो इंडियंस, ये लोग बीमार आदमी को ठीक करने के लिए जमीन पर ऐसे ही घेरे वाली पेंटिंग बनाते थे ताकि उसका मन शांत हो सके। इस गोल घेरे को देखने से मन को सुकून मिलता है और लगता है कि जिंदगी में सब कुछ सही जगह पर है। इस अंदरूनी ताकत यानी सेल्फ का एक अंधेरा हिस्सा भी होता है। क्योंकि यह हमारे मन की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए यह खतरनाक भी हो सकती है। कभी कभी इंसान को लगने लगता है कि वह बहुत महान हो गया है और उसने दुनिया के सारे रहस्य सुलझा लिए हैं। ऐसा इंसान हंसी मजाक भूल जाता है और लोगों से कटना शुरू कर देता है। वह अपनी ही दुनिया में खो जाता है। जब हम अपने अंदर के असली आप यानी सेल्फ को पहचानने लगते हैं तो हमारे रिश्ते बदल जाते हैं। अब हम सिर्फ खून के रिश्तों या पैसे का मामला देखकर दोस्त नहीं बनाते, बल्कि हम उन लोगों की तरफ खींचते हैं जिनका सोचने का तरीका हमारे जैसा हो। ऐसे लोग मिलकर एक छोटा और आजाद ग्रुप बनाते हैं। जांच पड़ताल से पता चला है कि इंसान 10 से 50 लोगों के छोटे ग्रुप में सबसे ज्यादा खुश और सेहतमंद रहता है। समाज या लोग का दिखावा और बड़े बड़े प्रोपेगेंडा असल में हमारे मन को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे इंसान दिमागी तौर पर बीमार हो सकता है। धर्म के पुराने निशान, पुराने सिंबल्स जैसे ईसा मसीह, बुद्ध या कृष्ण असल में हमारे असली आप, हमारे सेल्फ के ही रूप हैं। जो लोग अपने धर्म में पूरा यकीन रखते हैं, उनके सपने भी उन्हें निशानों के इर्द गिर्द घूमते हैं। युंग ने देखा कि आज के इंसान का मन पुरानी चीजों में कुछ नया जोड़ना चाहता है। जैसे पुरानी कहानियों में 3 यानी ट्रिनिटी के साथ एक चौथा हिस्सा भी जुड़ना चाहता है, जो अक्सर औरत का रूप या जमीन या मैटर से जुड़ी कोई चीज होती है। सपनों के ये जादुई घेरे 2 काम करते हैं। पहला, वे हमारी पुरानी शांति को वापस लाते हैं और दूसरा, वे कुछ ऐसा नया पैदा करते हैं जो पहले कभी नहीं था। यह एक ऊपर की तरफ जाने वाली सीढ़ी जैसा है। हम बार बार उसी जगह पर लौटते हैं, पर हर बार पहले से थोड़े ऊंचे और बेहतर इंसान बनकर। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, पूरा यकीन रखने वाले, यानी जिनका मन और धर्म एक साथ चलते हैं, उन्हें किसी नए बदलाव से डर नहीं लगता। दूसरा, दिमाग से सोचने वाले, जो धर्म को नहीं मानते और सिर्फ अपनी बुद्धि पर चलते हैं, वे नए रास्तों पर चलने के लिए तैयार रहते हैं। और तीसरा, बीच में फंसे लोग, जिनका दिमाग तो पुराने रिवाजों को नहीं मानता, पर उनका दिल अब भी उनसे जुड़ा है। वे उस आदमी की तरह हैं जो बस के दरवाजे में फंस गया हो, न अंदर जा सकता है न बाहर। पार्ट 4, सिंबोलिज्म इन द विजुअल आर्ट्स। इतिहास गवाह है कि दुनिया की हर चीज एक निशान, एक सिंबल बन सकती है, चाहे वो पत्थर हो, पौधे हों, पहाड़, सूरज, चांद हो, या फिर इंसान की बनाई कार और बस। यहाँ तक कि नंबर और गोल घेरे यानी सर्कल्स भी बहुत खास मतलब रखते हैं।
इंसान अपने आप ही इन चीज़ों को जादुई बना देता है और फिर इन्हें अपने धर्म या कला में दिखाता है। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि बिना तराशे हुए उबड़ खाबड़ पत्थरों में भी भगवान या रूहें यानी स्पिरिट्स रहती हैं। एक पुरानी कहानी है। जेकब नाम का एक आदमी एक जगह सोने के लिए रुका। उसने एक पत्थर को अपना तकिया बनाया और सो गया। सपने में उसने देखा कि धरती से आसमान तक एक सीढ़ी लगी है और फरिश्ते उस पर चढ़ उतर रहे हैं। जागने पर उसे लगा कि अरे, यहाँ तो भगवान रहते हैं और मुझे पता ही नहीं था। उसने उस पत्थर पर तेल चढ़ाया और उसे एक खास निशान, एक सिंबल बना दिया। जेकब के लिए वह पत्थर भगवान से जुड़ने का एक जरिया, एक मीडिएटर बन गया। आज भी जापान के जिन बागों में पत्थरों को बहुत खास तरीके से सजाया जाता है। ये देखने में तो मामूली लगते हैं, पर ये मन की शांति का सबूत होते हैं। कई कलाकार तो पत्थरों को ज्यादा छेड़ते भी नहीं, वे बस पत्थर को उसकी अपनी कहानी कहने देते हैं। आज से हजारों साल पहले जब इंसान गुफाओं में रहता था, तब भी वह जानवरों की तस्वीरें बनाता था। फ्रांस और स्पेन की गुफाओं में ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो 20,000 साल पुरानी हैं। ये तस्वीरें सिर्फ सजावट के लिए नहीं थी, बल्कि एक तरह का जादू थी। लोग गुफा की दीवार पर बने घोड़े या भालू पर तीर मारते थे। उनका सोचना था कि अगर उन्होंने फोटो वाले जानवर को मार दिया तो असली शिकार करना आसान हो जाएगा। पुराने लोग मानते थे कि किसी की तस्वीर बनाना उसकी आत्मा को कैद करने जैसा है। इसीलिए आज भी कई कबीलों के लोग फोटो खिंचवाने से डरते हैं। गुफाओं में कुछ ऐसी तस्वीरें भी मिली हैं जहां इंसान ने जानवरों की खाल और सींग पहने हुए हैं और वह नाच रहा है। अफ्रीका के कई कबीलों में आज भी राजा को शेर कहा जाता है। जब वे खास पूजा में जानवरों का मुखौटा पहनते हैं तो वे सिर्फ नाटक नहीं कर रहे होते, बल्कि वे खुद को वह जानवर ही समझने लगते हैं। उनका सोचने का तरीका बदल जाता है और वे एक पुरानी जादुई ताकत बन जाते हैं। हर धर्म में जानवरों को बहुत जरूरी चीज माना गया है। हिंदू धर्म में गणेश जी का सिर हाथी का है, हनुमान जी बंदर हैं और विष्णु जी ने वराह का रूप लिया था। ईसा मसीह को मेमना या मछली के निशान से दिखाया जाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, वह अपनी कुदरती आदतों को नहीं छोड़ सकता। अगर हम अपनी इन आदतों को दबाते हैं तो वे एक जख्मी जानवर की तरह खतरनाक हो जाती हैं। अगर आपको सपने में कोई जानवर आपका पीछा करता दिखे तो समझ लीजिए कि आपके अंदर की कोई कुदरती इच्छा, कोई इंस्टिंक्ट आपसे बात करना चाहती है, जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। जरूरी चीज यह है कि हम अपने अंदर के इस जानवर को दबाने के बजाय उसे अपना दोस्त बना लें। तभी हम एक पूरे और सुखी इंसान बन पाएंगे। गोल घेरा हमारे मन के असली मालिक यानी सेल्फ का निशान है। यह दिखाता है कि हमारी रूह, हमारी सोल और पूरी कुदरत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चाहे वो पुराने जमाने की सूरज की पूजा हो या आज के सपने, गोल घेरा हमेशा एक ही बात कहता है कि जिंदगी अपने आप में पूरी है। भारत की एक पुरानी कहानी है कि भगवान ब्रह्मा 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पर खड़े थे और उन्होंने चारों दिशाओं में देखा। यह देखने का तरीका ही काम शुरू करने से पहले खुद को तैयार करना था। ऐसी ही कहानी बुद्ध की भी है। उनके पैदा होते ही जमीन से कमल का फूल निकला। बुद्ध ने उसमें खड़े होकर 10 दिशाओं में देखा। यह इस बात का सबूत था कि वे शुरू से ही बहुत खास और कंप्लीट यानी मुकम्मल इंसान थे। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के काम करने के 4 तरीके होते हैं। सोचना यानी थिंकिंग, महसूस करना यानी फीलिंग, अंदाजा लगाना यानी इंट्यूशन और चीज़ों को देखना यानी सेंसेशन। ये चारों मिलकर हमें दुनिया को समझने में मदद करते हैं। भारत और एशिया के देशों में यंत्र का बहुत इस्तेमाल होता है।
इनमें अक्सर दो ट्रायंगल्स, दो त्रिकोण एक दूसरे के अंदर फंसे होते हैं। यह शिव और शक्ति के मिलन का निशान है। यह दिखाता है कि कैसे हमारे मन के दो अलग अलग हिस्से, जैसे मैं यानी ईगो और अनजान मन यानी अनकॉन्शियस, एक साथ मिल जाते हैं। यह मिलन ही हर धर्म का आखिरी लक्ष्य, आखिरी गोल है। पुराने जमाने में शहरों को बसाने का तरीका भी बहुत जादुई था। जब रोम शहर बना तो सबसे पहले एक गोल गड्ढा खोदा गया। इसमें सबने अपने अपने इलाके की थोड़ी सी मिट्टी डाली। इसे दुनिया का केंद्र यानी सेंटर माना गया। रोम का नक्शा गोल भी था और चौकोर यानी स्क्वायर भी। यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि लोगों को यह एहसास, यह फील दिलाने के लिए था कि वे एक पवित्र और सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं। पुराने जमाने के चर्च और यहाँ तक कि आज का वॉशिंगटन शहर भी इसी तरह के जादुई घेरों के नक्शे पर बने हैं। यह हमारे मन की गहराई का बाहर की दुनिया में दिखाने वाला रूप है। पुराने समय में लोग सिर्फ स्वर्ग यानी हेवन और आत्मा की बात करते थे। उनके लिए शरीर और जमीन की कोई कीमत नहीं थी, इसलिए उनके चर्च बहुत ऊंचे होते थे, जैसे वे आसमान को छूना चाहते हों। पर फिर एक समय रेनेसांस ऐसा आया जब लोगों की सोच बदली। वे वापस जमीन की तरफ मुड़े। उन्होंने कुदरत की सुंदरता को पहचाना, जहाजों से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और विज्ञान यानी साइंस की खोज की। इससे धर्म और बुद्धि के बीच एक दूरी आ गई। आज का इंसान उस उलझन में फंसा है। उसका एक हिस्सा पुरानी कहानियों और धर्म को मानता है, तो दूसरा हिस्सा सिर्फ विज्ञान और दिमाग की सुनता है। इन दोनों हिस्सों को जोड़कर फिर से एक पूरा इंसान बनाना ही आज की सबसे जरूरी चीज है। पुराने जमाने के जादूगर भी इसी कोशिश में लगे रहते थे कि कैसे मन और शरीर को एक किया जाए। पुराने जमाने के जादूगर सिर्फ अपनी बातें लिखते नहीं थे, बल्कि वे अपने सपनों और ख्यालों के चित्र भी बनाते थे। ये चित्र, ये पिक्चर्स बहुत ही गहरे और उलझे हुए होते थे, क्योंकि वे मन के अंधेरे हिस्से और कुदरत यानी नेचर की रूह से जुड़े थे। दुनिया में दो तरह की कला यानी आर्ट होती है। पहला दिखने वाली यानी सेंसरी, जो चीज जैसी दिखती है उसे वैसा ही बना देना, जैसे पेड़ या इंसान की फोटो। दूसरा मन के ख्यालों वाली यानी इमेजिनेटिव। इसमें कलाकार अपने अंदर के सपनों और अजब गजब अनुभवों को दिखाता है। यह अक्सर असली दुनिया जैसा नहीं लगता। आज के ज़माने में कलाकार फिर से गोल घेरों यानी सर्कल्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, पर एक बड़े बदलाव के साथ। पुराने ज़माने में गोल घेरा बिल्कुल बीच में और एकदम सही होता था, पर आज के पिक्चर्स में ये घेरे अक्सर टेढ़े मेढ़े या बिखरे हुए होते हैं। जैसे कैंडिस्की नाम के कलाकार के चित्रों में गोल घेरे साबुन के बुलबुलों की तरह उड़ते हुए दिखते हैं। पॉल क्ली ने भी अपनी पेंटिंग में गोल घेरों का इस्तेमाल किया है। यूं कहते हैं कि असली निशान तभी बनता है जब हम ऐसी चीज को दिखाना चाहें जिसे शब्दों में कहना मुश्किल हो। कला की दुनिया में गोल यानी सर्कल का मतलब है हमारी आत्मा या मन यानी साइकी, और चौकोर यानी स्क्वायर का मतलब है हमारा शरीर और यह जमीन या मैटर। आज की कला में ये दोनों अक्सर अलग अलग और टूटे हुए दिखते हैं। यह इस बात का सबूत है कि आज के इंसान का अपनी रूह से नाता टूट गया है। वह अंदर से बिखरा हुआ महसूस कर रहा है। इटली के एक पेंटर थे शिरिको। वे बहुत ही रहस्यमय यानी मिस्टिक इंसान थे। उन्होंने कहा कि हर चीज के दो रूप होते हैं, एक वो जो सबको दिखता है, दूसरा वो जो मेटाफिजिकल होता है और सिर्फ कुछ ही लोग देख पाते हैं। उनकी पेंटिंग किसी बुरे सपने जैसी लगती थी। उनमें खाली सड़कें, पुराने बुत और लंबी परछाइयां होती थी जो बहुत ही उदास लगती थी। उन्होंने इंसानों को बिना चेहरे वाले पुतलों जैसा दिखाया। यह इस बात का सबूत था कि आज का इंसान अंदर से कितना अकेला है और वह अपनी पहचान खो चुका है। उस समय के बड़े बड़े विचारकों ने कहना शुरू किया कि भगवान अब नहीं रहे, गॉड इज डेड।
इसका मतलब यह नहीं था कि सच में कुछ बुरा हुआ, बल्कि यह कि आज के इंसान के मन से वह पुरानी श्रद्धा खत्म हो गई है जो जिंदगी को एक मीनिंग, एक मतलब देती थी। डॉक्टर यूंग ने भी देखा कि उनके पास आने वाले मरीजों के सपनों में भगवान के निशान, भगवान के सिंबल्स धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। इस खालीपन की वजह से ही कलाकार ऐसी पेंटिंग बनाने लगे जो बहुत उलझी हुई और डरावनी थी। वे इस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे थे। एक नया तरीका शुरू हुआ जिसे सररियलिज्म कहा गया। इसका मतलब था जागती हुई दुनिया और सपनों की दुनिया को एक करना। कलाकार अपने मन में आने वाले हर विचार को बिना सोचे समझे कागज पर उतार देते थे, लेकिन यह एक खतरा था। अगर हम अपने अनजान मन, अपने अनकॉन्शियस को पूरी तरह खुला छोड़ दें और अपने जागते हुए दिमाग यानी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल न करें, तो वह ताकत हमें तबाह भी कर सकती है। जैसे साल्वाडोर डाली की पेंटिंग में जलती हुई जिराफ, बर्निंग जिराफ दिखती है, जो दुनिया के खत्म होने का एक डरावना इशारा है। आज की पूरी आधुनिक कला, मॉडर्न आर्ट, असल में आज के इंसान के मन की एक पुकार है। वह अपने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर फिर से एक पूरा और संतुलित, एक बैलेंस्ड इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। मैक्स अर्न्स्ट अपनी तस्वीरों में अक्सर एक घेरा, एक सर्कल या अंगूठी बना देते थे। यह वे इसलिए करते थे ताकि मन की उथल पुथल में एक संतुलन बना रहे। उनके लिए यह गोल घेरा एक पूरी और कंप्लीट चीज का निशान था। कुछ लोग आधुनिक कला यानी मॉडर्न आर्ट को पागलपन कहते हैं। वे इसकी तुलना उन लोगों की तस्वीरों से करते हैं जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ही मामलों में इंसान का मैं, उसका ईगो, उसके अनजान मन यानी अनकॉन्शियस की लहरों में डूब जाता है। पर आज हम जानते हैं कि बड़े बड़े कलाकारों में भी यह थोड़ा बहुत पागलपन होता है जो उनकी कला को और गहरा बनाता है। अमेरिका के कलाकार पुलक अपनी तस्वीरों को एक तरह की बेहोशी यानी ट्रांस में बनाते थे। उन्हें खुद नहीं पता होता था कि वे क्या कर रहे हैं। उनकी पेंटिंग में रंगों और लकीरों का एक बड़ा सा जाल होता था। यह उस शुरुआती उथल पुथल जैसा है जिससे दुनिया बनी थी। यह एक ऐसी जगह है जहां इंसान की समझ के आने से पहले सब कुछ एक जैसा था। 1950 के आसपास कला फिर से बदलने लगी। नए कलाकार अब फिर से इंसान और कुदरत यानी नेचर से जुड़ना चाहते थे। वे अपनी खोई हुई आत्मा को वापस पाना चाहते थे। वे शरीर और रूह, बॉडी और सोल को एक करने के लिए काम करना चाहते थे। एक बहुत ही अजीब बात हुई। चर्च ने अब इस नई कला को अपनाना शुरू कर दिया। चर्च की खिड़कियों और दीवारों पर अब नए जमाने की पेंटिंग बनने लगी। यह एक बहुत ही जरूरी चीज है। इसका मतलब है कि आसमान की रोशनी और धरती की ताकत अब आपस में मिल रहे हैं। भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता, पर कुछ नई पेंटिंग्स में एक उम्मीद दिखती है, जैसे बहुत बड़े काले खंभों के पीछे से सुंदर नीली या पीली रोशनी झांक रही हो। अंधेरे के बाद अब सवेरा होने वाला है। पार्ट 5 Symbols in an Individual Analysis। एक 25 साल का लड़का था जिसका नाम हेनरी था। बहुत से लोग सोचते हैं कि मन की गुत्थियां सुलझाना सिर्फ बूढ़े लोगों का काम है, पर हेनरी जैसे जवान लड़के भी कभी कभी अपनी जिंदगी से डरते हैं। हेनरी को बाहर की दुनिया से ज्यादा किताबों में रहना पसंद था। वह थोड़ा शर्मीला था और लोगों से मिलने में हिचकिचाता था। हेनरी के घर में उसकी मम्मी का बहुत दबदबा था। वे बहुत सख्त थीं। हेनरी के पापा एक डॉक्टर थे, पर वे ज्यादातर अपने मरीजों में ही व्यस्त रहते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी अपनी मम्मी के साए, अपने मम्मी के शैडो से बाहर नहीं निकल पाया। वह अपनी मम्मी के बनाए दिमागी पिंजरे, साइकिक प्रिजन में कैद था। हेनरी की एक प्रेमिका भी थी, पर वह शादी करने की जिम्मेदारी उठाने से डर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक बच्चा बनकर अपनी मम्मी की सुरक्षा में रहे या फिर एक आजाद और जिम्मेदार मर्द बने। हेनरी ने अपनी जांच पड़ताल के दौरान बचपन की 2 बातें बताईं। पहला, जब वह 4 साल का था
तो मम्मी के साथ एक दुकान पर गया। वहां उसे आधे चांद जैसा दिखने वाला एक रोल मिला। वह उसे खाया नहीं बल्कि गर्व से हाथ में पकड़कर घूमता रहा। यह चांद जैसा रोल औरतों की ताकत, फेमिनिन पावर का सबूत था, जिसके बीच हेनरी खुद को इकलौता मर्द महसूस कर रहा था। 5 साल की उम्र में हेनरी ने लकड़ी के गुटकों से एक सुंदर घर बनाया, पर उसकी बहन ने उसका मजाक उड़ाया। हेनरी को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसकी मेहनत और सोचने का तरीका किसी ने नहीं समझा। हेनरी ने जांच पड़ताल शुरू करने के तुरंत बाद एक बड़ा सपना देखा। सपने अक्सर हमें बताते हैं कि हमारे मन के अंदर क्या काम चल रहा है। हेनरी कुछ अजनबी लोगों के साथ पहाड़ चढ़ने गया था। वहां एक नाटक चल रहा था। हेनरी उस नाटक का हिस्सा नहीं था, वह सिर्फ उसे देख रहा था। वहां एक औरत ने लंबे कपड़े पहने थे और वह बहुत उदास दिख रही थी। दोपहर के समय हेनरी ने सोचा कि उसे अकेले पहाड़ के ऊपर तक जाना चाहिए। वह अपना सारा सामान नीचे छोड़कर अकेला निकल गया, पर रास्ते में वह भटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। तब एक बूढ़ी औरत आई और उसने हेनरी को सही रास्ता दिखाया। पहाड़ चढ़ते समय उसने एक ऐसी ट्रेन देखी जो पटरियों पर चलती थी। ट्रेन के डिब्बे में छोटे छोटे नीले कपड़े पहने आदमी बैठे थे जो मरे हुए लग रहे थे। हेनरी थोड़ा डरा हुआ था, पर वह सेफ रहा और आखिर में एक होटल पहुंच गया। हेनरी का यह सपना उसकी जिंदगी का एक नक्शा था। हेनरी अपनी जिंदगी में खुद काम करने यानी एक्शन के बजाय दूसरों को देख रहा था। वह असली जिंदगी से भाग रहा था। जब हेनरी ने मम्मी का साया छोड़कर अकेले आगे बढ़ने की कोशिश की तो वह घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि आजाद मर्द कैसे बनते हैं। यह हेनरी के मन के अंदर की पुरानी समझ थी जो बूढ़ी औरत थी। उसने हेनरी को बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, रास्ता मिल जाएगा। मरे हुए आदमी ये वे पुराने आदतें या डर थे जो अब हेनरी के मन में मर चुके थे, पर फिर भी उससे डरा रहे थे। हेनरी को अपनी मम्मी की सुरक्षा छोड़नी थी। उसे यह समझना था कि बड़ा होना मुश्किल जरूर है, पर यह एक जरूरी चीज है। हेनरी को अपनी पुरानी सोच को पूरी तरह बदलना होगा। उसे एक नई जगह से अपनी चढ़ाई शुरू करनी होगी ताकि वह अपने मन के उन हिस्सों से मिल सके जिन्हें वह पीछे छोड़ आया था। हेनरी ने आगे और भी ऐसे ही सपने देखे और इन सपनों की जांच पड़ताल के बाद हेनरी पूरी तरह बदल गया। वह अपनी मम्मी के साय से बाहर निकल आया। उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली और 9 महीने के अंदर ही एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करने के लिए कनाडा चला गया। हेनरी अब एक जिम्मेदार मर्द बन चुका था। उसने अपनी जिंदगी में पहले हिस्से का काम पूरा कर लिया था, यानी खुद को पहचानना और समाज और लोगों के बीच अपनी जगह बनाना। हेनरी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने अंदर के निशानों, अपने अंदर के सिंबल्स को समझ लें तो हम किसी भी डर को हराकर अपनी मंजिल पा सकते हैं। कंक्लूजन, साइंस एंड द अनकॉन्शियस। अभी तक हमने देखा कि हमारे अनजाने मन यानी अनकॉन्शियस में निशान बनाने की एक अनोखी ताकत होती है। डॉक्टर युंग और उनके साथियों ने यह समझाने की कोशिश की है कि ये निशान हमारी जिंदगी में क्या काम करते हैं। हम अभी भी अपने मन के उन पुराने निशानों, जिन्हें आर्केटाइप्स कहते हैं, इनको पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। ये मन के पुराने नक्शे, आर्केटाइप्स, हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर डालते हैं। ये हमारे इमोशंस, हमारे सोचने का तरीका और यहाँ तक कि हमारी किस्मत को भी बदल देते हैं। अगर हम इन निशानों को सही से समझ लें तो ये हमें अंदर से ठीक कर सकते हैं। ये निशान हमारे दिमाग में नई चीज़ें पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनके पीछे ही पड़ जाएं तो ये हमारी सोच को नैरो भी कर सकते हैं। डॉक्टर युंग ने अपनी पूरी जिंदगी इसी जांच पड़ताल में लगा दी। उन्होंने सिखाया कि सपनों और निशानों को बहुत सावधानी से समझना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं बस वही सच है। उनकी सोच एक खुले दरवाजे जैसी थी ताकि आने वाले समय में नई खोज के लिए जगह बनी रहे। उनकी इस खोज ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया है।
अब हमें यह भी देखना पड़ता है कि कोई चीज़ हमारे जागते हुए दिमाग से आ रही है या हमारे अनजाने मन से। यूंग की बातों का असर सिर्फ डॉक्टरी तक नहीं रहा, बल्कि यह हर जगह फैल गया। बड़े बड़े लेखकों ने यूंग की बातों से अपनी कहानियों को समझा। कलाकारों ने अपने चित्रों और गानों में मन के इन गहरे निशानों को ढूंढा। पुरानी सभ्यताओं के रहन सहन को समझने में भी इससे मदद मिली। अजीब बात तो यह है कि यूंग की बातों ने विज्ञान को भी हिलाकर रख दिया। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि जीव जंतुओं का बदलाव यानी इवोल्यूशन सिर्फ चांस से होता है, सिर्फ इत्तेफाक से। पर नए वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर यह सब सिर्फ किस्मत के भरोसे होता तो इसमें करोड़ों साल और लग जाते। यहाँ यूंग का खास इत्तेफाक, सिंक्रोनिसिटी वाला विचार काम आता है। जब मन को किसी चीज की बहुत जरूरी चीज होती है तो नेचर, तो प्रकृति में अपने आप वैसे बदलाव होने लगते हैं। विज्ञान के इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है कि दो लोगों ने एक ही चीज एक ही समय पर ढूंढ ली। इसका सबसे बड़ा सबूत डार्विन की कहानी है। डार्विन एक बहुत बड़ी किताब लिख रहे थे कि दुनिया में जीव जंतु कैसे आए। उसी समय उन्हें एक अनजान वैज्ञानिक वेलिस की एक चिट्ठी मिली। वेलिस हजारों मील दूर एक टापू पर थे और उन्होंने डार्विन से बात भी नहीं की थी। लेकिन वेलिस ने अपनी चिट्ठी में बिल्कुल वही बात लिखी थी जो डार्विन अपनी किताब में लिख रहे थे। यह कोई मामूली बात नहीं थी, यह एक खास इत्तेफाक, सिंक्रोनिसिटी था। जैसे कि वह विचार हवा में था और दोनों के मन ने उसे एक साथ पकड़ लिया। आज के वैज्ञानिक जब एटम जैसी बहुत छोटी चीजों की जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें भी यूंग की बातें याद आती हैं। शुरू में समय, जगह और एटम जैसी चीजें सिर्फ मन के विचार थे। पुराने जमाने के लोगों ने इनके बारे में सिर्फ सोचा था। आज वही विचार मैथ्स के जरिए विज्ञान का हिस्सा बन गए हैं। जैसे एटम शब्द का मतलब पुराना यूनानी शब्द था जिसका अर्थ था वह टुकड़ा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। पुराने जमाने के यूनानी लोग सोचते थे कि हर चीज को चलाने के लिए एक खास खिंचाव, एक खास टेंशन की जरूरत होती है। उनका मानना था कि यही खिंचाव पूरी दुनिया को चलाता है। आज की बिजली या ताकत का अंदाजा इसी पुरानी सोच से निकला है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपनी बात समझाने के लिए पुरानी कहानियों का सहारा लेते थे। जैसे केपलर ने कहा था कि दुनिया में 3 दिशाएं इसलिए हैं क्योंकि भगवान के 3 रूप होते हैं। ये एग्जाम्पल्स दिखाती हैं कि विज्ञान के बड़े विचार भी हमारे मन की गहराई से निकले हैं। यह सिर्फ बाहर की सच्चाई नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के सोचने का तरीका भी है। जैसे एक मशहूर वैज्ञानिक ने कहा था, जब इंसान कुदरत को देखता है तो उसे अपनी ही झलक नजर आती है। वैज्ञानिक पाउली और यूंग ने मिलकर देखा कि मन की गहराई और विज्ञान में बहुत मेल है। एक बड़ा विचार है एक दूसरे को पूरा करना, यानी कॉम्प्लीमेंटेरिटी। जैसे लाइट कभी वेव की तरह दिखती है तो कभी पार्टिकल की तरह। हम दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। अगर हम एक चीज देखेंगे तो दूसरी छिप जाएगी। यह वैसा ही है जैसे आप किसी सिक्के का एक ही पहलू देख सकते हैं। पुराने जमाने के वैज्ञानिक सोचते थे कि नेचर के नियम एकदम पक्के होते हैं, पर अब छोटे एटम्स की जांच पड़ताल करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि हम सिर्फ अंदाजा यानी प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि हर बार ऐसा ही होगा। हम बस यह कह सकते हैं कि ऐसा होने का मौका, ऐसा होने का चांस ज्यादा है। इसमें देखने वाले इंसान का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। वह जिस तरह से चीजों को देखता है, चीजें वैसे ही बन जाती हैं। वैज्ञानिक अब यह नहीं कह सकते कि वे बाहर की दुनिया को एकदम अलग होकर देख रहे हैं। उनका अपना मन भी उस खेल का हिस्सा बन जाता है। यूंग का मानना था कि अगर हमें दुनिया की सच्चाई समझनी है तो हमें मैथ्स को गहराई से समझना होगा। आज का मैथ्स, आज का गणित सिर्फ बाहर की दुनिया को नापने का तरीका नहीं रह गया है। यह हमारे दिमाग की बनावट को समझने का विज्ञान बन गया है। बड़े मैथमेटिशियंस को भी मुश्किल सवालों के जवाब उनके अनजाने मन यानी अनकॉन्शियस से अचानक मिल जाते थे।
इसका मतलब है कि हमारा अनजाना मन सिर्फ चीज़ों को जोड़ता ही नहीं बल्कि सही फैसले भी ले सकता है। मैथ्स में सबसे दिलचस्प चीज़ है गिनती के नंबर यानी नेचुरल नंबर्स। ये नंबर सिर्फ नापने तोलने के काम नहीं आते बल्कि सदियों से इनका इस्तेमाल एस्ट्रोलॉजी और भविष्य बताने के तरीकों में होता आया है। यूं के अनुसार ये नंबर कोई इंसानी खोज नहीं है बल्कि ये हमारे अनजाने मन यानी अनकॉन्शियस से खुद ही निकले हैं। ये भी आर्कटाइप जैसे ही हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 ही इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी। यह बात किसी ने नहीं बनाई है, यह एक पक्की सच्चाई है। दिलचस्प बात यह है कि नंबर बाहर की दुनिया में भी मौजूद हैं, जैसे 2 पत्थर या 3 पेड़ और हमारे दिमाग के अंदर भी। इसलिए नंबर ही वह पुल है जो शरीर और मन या दुनिया और रूह को आपस में जोड़ते हैं। मैंने ये मुश्किल बातें इसलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि यूं की बातें कोई पक्का नियम नहीं है। ये तो बस एक नई शुरुआत है जो आगे चलकर और बढ़ेंगी। यूंग हमेशा नई चीज़ों की जांच पड़ताल करते रहते थे। वे बहुत सीधे थे और पुरानी सड़ी गली बातों को नहीं मानते थे। वे किसी भी नई बात को छापने से पहले कई सालों तक उसे बार बार चेक करते थे और खुद उस पर सवाल उठाते थे। अगर आपको यूंग की बातें थोड़ी धुंधली, थोड़ी वेग लगें, तो इसकी वजह उनका यह सीधापन ही है। वे चीज़ों को जबरदस्ती आसान बनाकर झूठा जवाब नहीं देना चाहते थे। उनके लिए यह जिंदगी हमेशा एक खूबसूरत राज थी। वे उन लोगों में से नहीं थे जो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। मेरी नज़र में अच्छे और नए विचार, क्रिएटिव आइडियाज चाबी यानी कीज की तरह होते हैं। वे हमें जिंदगी के उन दरवाजों को खोलने में मदद करते हैं जो अब तक बंद थे। मुझे पूरा यकीन है कि यूं के विचारों से हम विज्ञान और डेली की जिंदगी के कई नए राज खोल सकते हैं। इससे हम सब एक बेहतर और समझदार इंसान बन सकते हैं। अगर इस किताब को पढ़ने के बाद आपके मन में भी खुद को जानने और अपने अनजाने मन को समझने की इच्छा जागी है, और यह काम हमेशा खुद पर मेहनत करने से ही शुरू होता है, तो इस किताब का मकसद पूरा हो गया। इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।